वह 17 मई 2005 की सुबह थी, जब केंटकी के अलेक्जेंड्रिया में एक शांत घर से 911 को कॉल आई। एक महिला चिल्ला रही थी। उसने कहा कि किसी ने उसके घर में घुसकर उसके पति को गोली मार दी है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने एक घर को पूरी तरह अस्त व्यस्त पाया। दराज खुले हुए थे, चीजें हर तरफ बिखरी हुई थीं और टूटे हुए दरवाजे के कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। बेडरूम में उन्होंने एक पुरुष का शव पाया। पहले तो यह लूटपाट की घटना जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। कहानी में अंतर था। बच्चों ने चीजें अलग तरह से बताई थीं। और फिर पुलिस को वॉशिंग मशीन के अंदर कुछ छिपा मिला, जिसने सब कुछ बदल दिया। उस सुबह बॉसली घर में वास्तव में क्या हुआ था, और कोई बॉब बॉसली को मारना क्यों चाहेगा? जवाब ने सभी को हक्का बक्का कर दिया। रॉबर्ट बॉब बॉसली का जन्म 2 अगस्त 1962 को अलेक्जेंड्रिया के एक शांत शहर में हुआ था, कैंपबेल काउंटी, केंटकी में स्थित। एक धार्मिक परिवार में अपने भाई बहन डेबोरा, हेनरी जूनियर और जेम्स के साथ बड़े हुए। बॉब में बचपन से ही तेज दिमाग और महत्वाकांक्षी होने के संकेत थे। हालांकि उनके प्रारंभिक जीवन का बहुत कम विवरण उपलब्ध है। ये ज्ञात है कि वे वयस्क होने से पहले ही अपने रास्ते पर चलना शुरू कर चुके थे। उनका सपना था कि वे अमीर बने और अपना व्यवसाय चलाएं। शुरुआत में बॉब ने चिमनी की सफाई और छोटे पैमाने पर छत की मरम्मत का काम किया। लंबे कामकाजी दिन, मामूली मूल्य और उत्कृष्ट कार्य नैतिकता के साथ उन्होंने धीरे धीरे एक भरोसेमंद और मित्रवत कर्मचारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका यह प्रयास सफल रहा। समय के साथ बॉब ने अपने एकल प्रयास को एक फलते फूलते व्यवसाय में बदल दिया। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बॉसली रूफिंग एंड चिमनी स्वीप अलेक्जेंड्रिया रखा। उनकी सावधानीपूर्ण निगरानी में कंपनी गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाने लगी, जिससे उन्हें न केवल वफादार ग्राहक मिले बल्कि अच्छी आय भी हुई। धन आते जाते रहे। बॉब ने और भी बड़े लक्ष्य तय किए। उन्होंने किराए की संपत्तियों में निवेश करना शुरू किया और अंततः लगभग 20 संपत्तियों के मालिक बन गए। इन निवेशों ने उनकी आय को और बढ़ा दिया और उन्हें क्षेत्र के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक बना दिया। पैसा आते ही बॉब की जीवन शैली बदल गई। उन्होंने स्पोर्ट्स कारें, घोड़े, एक विमान, एक बड़ी नाव और महंगे हथियार जमा करना जैसी विलासिताएं अपना लीं। उनकी नाव, जिस पर लेक कम्बरलैंड में अक्सर शराब, संगीत और कम कपड़ों में मेहमानों के साथ पार्टियां होती थीं, बहुत मशहूर थी। एक दिन बॉब की मुलाकात एक स्थानीय रेस्तरां में काम करने वाली 18 वर्षीय एमी पावे से हुई। एमी भी अलेक्जेंड्रिया में 1969 में एक साधारण और मेहनती परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता शराब की समस्या से जूझते थे, जिसने उनके परिवार को प्रभावित किया। इसके बावजूद एमी ने इस बुरे चक्र को तोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। 1986 में अच्छे अंकों से हाई स्कूल पास करने के बाद एमी ने नॉर्दर्न केंटकी यूनिवर्सिटी के लोकल कम्युनिटी कॉलेज में बिजनेस स्टडीज शुरू किया। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने वेट्रेस का काम किया और वहीं उनकी मुलाकात बॉब से हुई। बॉब उम्र में एमी से बड़े थे, धनवान और बहुत आकर्षक भी थे। हालांकि एमी ने शुरू में थोड़ी दूरी रखी, पर वह जल्दी ही बॉब की रंगीन दुनिया का हिस्सा बन गई। उन्होंने बॉब की बदनाम लेक पार्टियों में जाना शुरू कर दिया और जल्द ही उनके खास दोस्तों में शामिल हो गईं। लेकिन एमी सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं रहीं। उन्होंने बॉब का दिल जीत लिया और उनका रिश्ता गंभीर हो गया। 4 साल तक साथ रहने के बाद उन्होंने शादी कर ली। ये एमी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। वह एक सामान्य जीवन से क्षेत्र के सबसे चर्चित विवाहों में से एक का हिस्सा बन गई। जल्दी ही दंपति ने अपना परिवार बढ़ाना शुरू किया। उनकी बेटी मॉर्गन का जन्म 1996 में हुआ और 3 साल बाद बेटा ट्रेवर आया। एमी, जो पहले खूब पार्टियां करती थीं, अब एक समर्पित मां बन गई। लेक पर उनकी मौज मस्ती भरी रातें अब स्कूल के कार्यक्रमों और माता पिता की जिम्मेदारियों में बदल गईं। बॉब ने अपना व्यापार और निवेश लगातार बढ़ाया, पर उन्हें एक चीज से परेशानी होने लगी। वह था दफ्तर का काम। पेरोल, टैक्स, इनवॉइस और ठेकेदारों को संभालना उनके लिए बोझ बन गया था। उन्हें दफ्तर के काम में बंधे रहने से ज्यादा आज़ादी पसंद थी। वीकेंड्स में
बॉब अक्सर दिनों तक अपनी नाव पर गायब रहते थे। उनके दोस्तों ने बाद में बताया कि बॉब परिवार से दूर होते जा रहे थे और एक बार फिर अपनी पुरानी, खर्चीली और रहस्यमय जिंदगी की ओर खींचने लगे थे। कुछ सूत्रों का तो यह भी दावा था कि बॉब और एमी का ओपन रिलेशनशिप था। हालांकि सच कुछ भी हो, बॉब ने आखिरकार अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को और करीब लाने का निर्णय लिया। चूंकि एमी ने व्यवसाय प्रशासन का अध्ययन किया था, उन्होंने उसे कंपनी की वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप दीं। शुरू में एमी हिचकिचाई, लेकिन अंततः उन्होंने सहमति दे दी। तब से उन्होंने कंपनी की खर्च, पैरोल और टैक्स की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की। बॉसली परिवार बाहर से बहुत समृद्ध दिखता था, क्योंकि उनका व्यापार खूब चल रहा था। जब तक उनका सपनों का घर बन रहा था, वे जंगल में बने एक लकड़ी के लॉग कैबिन में रह रहे थे। उनका नया घर 14 एकड़ की विशाल जमीन पर फैला हुआ था, जिसमें रंगीन शीशों वाली खिड़कियां, एक पत्थर का टावर और पत्थर की आकृतियां लगी हुई थीं। बाहरी दुनिया के लिए बॉसली परिवार अमेरिकी सपने का प्रतीक था, आकर्षक, सफल, दयालु और चर्च व बच्चों के स्कूल की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल। बॉब अक्सर गरीब परिवारों को मुफ्त में अपनी सेवाएं देते थे, इसलिए समुदाय में उनका बहुत सम्मान था। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह उनकी जिंदगी का भी एक काला सच था। प्रशासनिक पद पर होने के कारण एमी के पास कंपनी के सभी वित्तीय दस्तावेजों तक पूरी पहुंच थी। जब बॉब व्यापार, नाव पर और अपने सपनों के घर के प्रोजेक्ट में व्यस्त थे, तब एमी ने धीरे धीरे कंपनी के पैसों में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। बॉब टैक्स नहीं चुका रहे थे और एमी उस पैसे को अपने निजी खाते में डालती जा रही थी। ये पैसे की चोरी कई सालों तक किसी को पता नहीं चला, पर कोई भी आईआरएस से बच नहीं सकता। आंतरिक राजस्व सेवा आईआरएस ने कंपनी के बकाया टैक्स की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बॉब को कई पत्र भेजे, कॉल किए और मीटिंग तय करने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने ये नोटिस कभी देखे ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एमी ने आईआरएस के सारे पत्र एक ऐसे निजी मेलबॉक्स में मंगवाए थे जहां सिर्फ उसकी पहुंच थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि सरकार पीछे पड़ी है, लेकिन शायद उसे लगा कि वह इस मामले को हमेशा के लिए टाल सकती है। उनकी शादी की 15वीं सालगिरह से कुछ दिन पहले, मंगलवार 17 मई 2005 की सुबह सब कुछ बदल गया। सुबह लगभग 5 बजे एमी बॉसली ने घबराकर 911 पर कॉल किया। कॉल पर उनकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर अचानक एक जोरदार धमाके से कॉल कट गई। डिस्पैचर ने तुरंत दोबारा संपर्क करने की कोशिश की। कुछ ही देर में पुलिस की टीम बॉसली के कैबिन की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचने पर अधिकारियों ने एमी को सदमे की हालत में अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए पाया। उनकी बहन तुरंत आई और बच्चों को अपने साथ ले गईं, जबकि एमी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और क्राइम सीन यूनिट को बुलाया। सुबह होते ही अतिरिक्त अधिकारी K9 यूनिट और हेलीकॉप्टर के साथ आसपास के जंगल की तलाशी में जुट गए, ताकि किसी भागते हुए हमलावर की तलाश की जा सके। बेडरूम में बॉब का मृत शरीर मिला। उन्हें कई गोलियां मारी गई थीं और वह बिस्तर के पास घुटनों के बल पड़े थे। अजीब बात यह थी कि कमरे में सिर्फ 2 गोली के खाली खोल मिले, जिससे कई और सवाल खड़े हो गए। इस जांच से उलझन और बढ़ गई। बच्चों के कमरे को छोड़कर पूरे घर में हर चीज अस्त व्यस्त पड़ी थी। रसोई की अलमारियां भी खुली हुई थीं, जिनमें सिंक के नीचे की अलमारी भी शामिल थी, जो किसी चोर के लिए सामान ढूंढने की एक अजीब जगह थी। पिछले दरवाजे पर टूटा हुआ कांच ये संकेत दे रहा था कि कोई उस रास्ते से घर में घुसा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि कांच के ज्यादातर टुकड़े घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर मिले थे। इस बात ने जांच शुरू होते ही संदेह पैदा कर दिया था। घर पूरी तरह अस्त-व्यस्त था। बाथरूम में शीशे वाली अलमारी खुली थी और दवाइयों की बोतलें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। ये किसी तेज या सामान्य चोर द्वारा की गई नहीं, बल्कि जानबूझकर फैलाई गई अव्यवस्था जैसी लग रही थी। और 911 कॉल के अनुसार हमलावर तेजी से भाग गया था, तो फिर घर में इतनी अव्यवस्था क्यों थी? पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान एमी बॉसली कई बार घबराई हुई और भ्रमित दिखी, जैसे उन्हें अपनी कहानी ठीक से याद करने में संघर्ष करना पड़ रहा हो। उन्होंने हमलावर का यह विवरण दिया: एक गोरा पुरुष जिसकी नाक से आवाज आती थी और जिसके मुंह से बदबूदार सांस
और पेशाब जैसी गंध आ रही थी। एमी के अनुसार हमलावर रात में घर में घुसा और उसने एमी और बॉब दोनों पर हमला किया। उन्होंने अपनी छाती पर 2 निशान दिखाए और दावा किया कि ये निशान उन्हें हमले के दौरान लगे हैं। जब एमी से पूछा गया कि बॉब को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता होगा, तो उन्होंने कहा कि बॉब ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे और उनकी अपने कुछ कर्मचारियों से दुश्मनी हो सकती थी। उन्होंने खास तौर पर नोहेम नाम के एक ठेकेदार, जो बॉब का दोस्त भी था, का नाम लिया। लेकिन नोहेम पर जल्द ही शक खत्म हो गया। उसके पास मजबूत एलिबाई था और वह बॉब की मौत से बहुत दुखी था। अलेक्जेंड्रिया के पूरे समुदाय में घबराहट फैल गई। एक कातिल के डर से लोग इतने सदमे में थे कि कई दिनों तक स्कूल भी बंद रहे। पड़ोसी यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि बॉब जैसा इतना दयालु और उदार व्यक्ति अपने ही घर में गोली मारकर मार दिया गया। कैबिन के अंदर जांचकर्ता सुराग खोज रहे थे। उन्हें बिस्तर के पास केवल 2 खाली कारतूस के खोल मिले, जबकि 4 और खोल वॉशिंग मशीन में छिपाए हुए पाए गए। भागते हुए कातिल को वॉशिंग मशीन में सबूत छिपाने का समय कैसे मिलेगा, ये बात समझ से बाहर थी। एक और अजीब बात यह थी कि पास में ही एक एल्यूमिनियम का बेसबॉल बैट मिला, जिस पर ताज़ा खरोंच और सफ़ेद रंग के निशान थे। इसकी तुरंत लैब में जांच करवाना जरूरी था। फिलहाल एमी को रिहा कर दिया गया, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए पहेली के टुकड़े अब धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। क्राइम सीन जानबूझकर बनाया गया लग रहा था। नगद समेत कोई भी कीमती सामान छुआ तक नहीं गया था। एमी की भावुकता में कोई गहराई नहीं थी। वह रो नहीं रही थी और उनमें वास्तविक शोक नहीं दिख रहा था। तभी जांच में एक बड़ी सफलता मिली जब IRS के कर्मचारी पुलिस स्टेशन पहुंचे। वे कई महीनों से बॉब से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बॉब पर $1.7 मिलियन से भी ज्यादा का भारी टैक्स बकाया था। IRS ने यह भी खुलासा किया कि पहले की एक कॉल में किसी ने बॉब बनकर बात की थी। वह आवाज अजीब, ऊंची और साफ तौर पर एक महिला की थी, और वह महिला एमी थी। अब हत्या का मकसद साफ था। कंपनी की वित्तीय जिम्मेदारी संभालने वाली एमी ने लाखों डॉलर चुराए थे। बॉब को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे जल्द ही सब पता चलने वाला था। बॉब की कथित बेवफाई की बात भी सामने आई। बॉब की बहन ने बाद में जांचकर्ताओं को बताया कि एमी मजाक में उससे कहा था कि अगर बॉब ने बेवफाई की तो वह उसकी हत्या कर देगी। पुलिस ने बॉब के दोनों बच्चों से अलग अलग पूछताछ की। दोनों ने एक जैसी कहानी बताई। वे सो रहे थे, 6 गोलियों की आवाज से जागे, फिर कांच टूटने की आवाज आई। ये बात एमी की कहानी से बिल्कुल उल्टी थी। पहले कांच टूटना, फिर गोली का चलना। एमी की छाती पर खरोंच के निशान थे। ब्लाउज को भी कैंची से काटा गया था। 2 हफ्ते से भी कम समय में एमी बॉसली को गिरफ्तार करके उन पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया गया। हत्या का हथियार भी मिल गया। पता चला कि बॉब के अपने संग्रह से पिस्तौल एमी के हैंडबैग में थी। बैलिस्टिक जांच ने पुष्टि की कि इसी हथियार से 6 गोलियां चलाई गई थीं। जांचकर्ताओं ने साबित किया कि 17 मई 2005 की रात को बॉब अगले दिन IRS से मिलने वाले थे। एमी जानती थी कि इस मुलाकात से उनका गबन और धोखा सबके सामने आ जाएगा। लैब जांच ने पुष्टि की कि एल्यूमिनियम का बैट वहीं था और टूटे हुए कांच के टुकड़े दरवाजे से मेल खाते थे। पुलिस को कोई बाहरी हमलावर नहीं मिला। एमी ने बॉब के अफेयर और अपने गबन की बात को छिपाने के लिए बॉब की हत्या कर दी। एमी को 20 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से 85% सजा काटने के बाद वह पैरोल के योग्य थी। 17 साल बाद, ठीक 17 मई 2022 को 54 साल की उम्र में एमी जेल से बाहर आ गई। वह वर्तमान में कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बॉब को सेंट स्टीवन सिमेट्री, कैंपबेल काउंटी, केंटकी में दफनाया गया। समुदाय और परिवार उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेगा जिसकी हत्या उसके अपने ने की, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रसिद्ध अमेरिकी कहावत है कि दुनिया में सिर्फ 2 चीजें निश्चित हैं, मौत और टैक्स। एमी बॉसली के मामले में ये दोनों ही बातें सच साबित हुए। यदि हमारा प्रयास आपको रोचक लगा हो तो कृपया सोलो क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नई जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाएं।